बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन खबरों का जायजा लेंगे। तीन खबरें हैं। पहली खबर यह है कि स्टॉक मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। स्टॉक मार्केट के बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि हमें बताया गया है कि स्टॉक मार्केट तो उस सूरत में बढ़ती ही नहीं है कि जब शरह सूद बुलंद सतह के ऊपर हो। और करेंसी मार्केट के हवाले से भी कुछ जायजा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कराची के अंदर गुज़िश्ता रोज हमने देखा एक अफसोसनाक वाकया हुआ। बीसियों जाने गई एक बिल्डिंग में जिस वक्त आग लगी। बहुत पुराना मसला है कराची में, ये बहुत पुराने और बहुत पहले से मामला आ रहा है कि कराची में बिल्डिंग्स के अंदर फायर एग्जिट मौजूद नहीं। खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए तो लोगों के निकलने का रास्ता मौजूद नहीं। ये कमिश्नर कराची ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे तमाम बिल्डिंग्स को कुछ टाइम देने के बाद सील कर देंगे कि जहां पर फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। इसके अलावा जायजा लेंगे कराची में एक बड़ी बदनामी का सबब बन रहा है। पुलिस का एक वाकया है कि पुलिस पार्टी एक ताजर के घर पे छापा मारती है और छापा मारने के बाद वहाँ से करेंसी, वहाँ से कीमती अशिया चोरी कर लेती है। पुलिस जिसका काम चोरों को रोकना है वो खुद चोरी कर लेती है। तहकीकात का सामना करना है, उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि जो भी अंडर ट्रेनिंग ही थे, जिनका अभी अभी कुछ अर्से पहले इंडक्शन हुई थी। क्या मामला आता है, पहले चलते हैं, बात करते हैं मईशत की तरफ। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, जफर साहब आपका भी शुक्रिया। जफर साहब आपसे ही शुरू करता हूँ। जफर साहब, एक बड़ा बुनियादी सा कुलिया या बड़ी बुनियादी सी गुफ्तगू लोगों से हमने सुनी कि अगर शरह सूद बुलंद हो तो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, लिहाजा स्टॉक मार्केट्स फ्लरिश नहीं करती, चलती नहीं है। जब शरह सूद मुनासिब किसी लेवल पर हो, सिंगल डिजिट में हो या किसी मुनासिब सी कैफियत पे हो, तो फिर जाहिर है कि लोगों को बैंकों से रिटर्न नहीं मिलता और फिर लोग बैंकों से रिटर्न ना मिलने की वजह से स्टॉक मार्केट में रिटर्न लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शरह सूद भी बुलंद तरीन सतह पे है, स्टॉक मार्केट भी बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रही है। तो ये किसी के कहने पर हो रहा है, किसी प्रेशर के ऊपर हो रहा है, आखिर हो कैसे रहा है ये? देखिए, हम लोग कितने सालों से अंडर प्राइस थे, अंडर रेटेड थे। IMF का जब ना आना और बैंक्रप्सी के करीब जाना तो उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल मार्केट को अफेक्ट किया था। अब जब पहली ट्रांशें आ गई, दूसरी ट्रांशें आने वाली है और स्मूथ रनिंग होगी तो हम वो बैंक्रप्सी के लेवल से हट गए। तो जो फर्स्ट ट्रांचे के बाद ही आप अगर प्री बजट के सब प्रोग्राम्स देखें, हम सब जो आते थे टीवी पर कैपिटल मार्केट के, वो एक ही बात करते थे कि भाई हम ये 25 करोड़ आवाम बैंक्रप्सी को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और आप किसी भी तरह, भले ज़्यादा कर्जा हो जाए, भले हाई इंटरेस्ट रेट हो जाए, किसी तरह भी IMF के प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है। तो IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केटें अपवर्ड हुई हैं, इकोनॉमी के थोड़े से टर्न अराउंड के फिगर्स आए हैं, एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है, डॉलर रुपये की पैरिटी थोड़ी स्टेबल हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हमको बीट कर रहा था कि डिविडेंड के जो आउटकम थे और जो नफ़ा था स्टॉक मार्केट का वो कम था बनिस्बत जो इंटरेस्ट रेट पर बैंकों में लोग रख रहे थे। लेकिन अब हम गारंटी से कह रहे हैं कि हमारे जो रिटर्न्स हैं और हमारे जो डिविडेंड्स हैं वो अब इंटरेस्ट रेट को बीट कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि भाई हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है, तो हम तो ये समझ रहे थे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट वो कम करेंगे, सिंबॉलिकली भले करें लेकिन वो कम करेंगे। लेकिन वो जो है उनका अभी भी मूड जो है IMF का ये है कि इंटरेस्ट रेट हाई रखें। चलें, आपकी ये बात भी मान जाते हैं, आपकी गैस की हाई प्राइस और रॉ मटेरियल की हाई प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की हाई प्राइस, डीजल की हाई प्राइस, पेट्रोल की हाई प्राइस, विंडफॉल प्रॉफिट पर टैक्स लगने की हाई प्राइस, वो सब मान जाते हैं। तो भी हमारी कैपिटल मार्केट जो अब बढ़ रही है वो ये शो कर रही है कि अब लोगों का इन्वेस्टमेंट और रिस्की बिजनेस में आने का ज़्यादा ध्यान है बनिस्बत फिक्स इनकम पर। तो इसी वजह से जफर साहब, एक क्वेश्चन यहाँ पर अरेज होता है कि ये जो स्टॉक मार्केट में तेजी है ये कहीं मसनूई तो नहीं है? ऐसा ना हो कि जिस वक्त थोड़ा सा जो है वो कोई डंडा हटे तो फिर हम देखेंगे फिर से जो है वो स्टॉक मार्केट उसी तरीके से चली जाए कि जो शेयर किसी ने 10 रुपए का खरीदा वो 1 रुपए का कोई खरीदने पे तैयार ना हो। तो ये आपको मसनूई पन तो नहीं दिख रहा इसके अंदर सारा का सारा? देखिए, आप जिस डंडे की बात कर रहे हैं वो IMF बार बार कह रहा है कि वो डंडा हटाएं। अभी मलिक बोस्तान भी आएंगे, वो भी बताएंगे। अभी भी हम इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन के साथ वाले डॉलर रुपये की पैरिटी पे है। तकलीफ है, परेशानी है,
और डर भी है। लेकिन मुझे और हम सब जो स्टॉक में बैठते हैं वो इस एरिया में कहीं डॉलर रुपए की पैरिटी को स्टेबल देख सकते हैं। अभी जैसे ही आईएमएफ का प्लेन उतरा है, आंटी आई है, तो आंटी ने यही कहा था कि भाई आप जो है वो जो डॉलर रुपए की पैरिटी है उसको आप डंडे से नहीं जोर से रोकें। तो आप देखें कि काफी दिन से वापस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है। लेकिन अब ये है कि ये डंडे का आधे डंडे के साथ भी अगर इस एरिया में डॉलर रुपी की पैरिटी स्टेबल हो जाए तो फिर कैपिटल मार्केट बढ़ती रहेगी। और जो आप बबल की बात करें, वो 2008 की जो बबल है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में थी। तो वो जो बबल है, लेहमन ब्रदर्स फेल हो रहा है, कितने बैंक्स फेल हुए हैं, नॉर्थ रॉक फेल हुआ, नॉर्थ रॉक से तो स्टोरी शुरू हुई। तो वो जो है वो अब पूरी दुनिया में इसलिए नहीं आ सकता कि अब ये हमारी मार्केट है तो कैश ड्रिवन है। बिल्कुल, ये ज्यादा इसमें कोई क्रेडिट लाइन नहीं है, कोई ज्यादा बदला नहीं है, कोई कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ये है तो वो कंट्रोलेबल है, वो अब मैनेजेबल है। ठीक है, मैं जफर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मलिक साहब कुछ थोड़ा सा आप भी फरमाइएगा कि आईएमएफ कहता है कि जी इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट है उसके रेट को बराबर करें, लेकिन महसूस ये होता है कि एक मरतबा फिर कुछ जो है वो गैप बढ़ना शुरू हो गया और आईएमएफ कहता है कि बेशक 300 रुपये तक आपको जो है वो करेंसी रेट लेके जाना पड़े, लेकिन आप इसको करें। और पाकिस्तान की तरफ से इतला ये है कि मज़ाहमत आ रही है कि जी हम फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम करेंसी को इस तरह फ्लोट होने के लिए छोड़ दें। तो अभी जो करेंसी का एक कंट्रोल हमें नजर आया था, कंट्रोल इस सूरत में कि शायद महसूस ये हुआ कि हमने लीकेज रोकी है, जो काबुल बॉर्डर का एक रेट था उसकी, तो उसकी वजह से एक फ़र्क आया। फिर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियां लगाई गवर्नमेंट ने, थोड़ी सख्ती की, तो अब दोबारा से वो सूरत हाल हुई। गो के ये जो हमारा आखिरी हफ्ता गुजरा है इसके अंदर कुछ डॉलर रेट नीचे की तरफ आया, लेकिन सूरत हाल क्या है इस वक्त हकीकी तौर पर? ये ट्रिब्यून में ये स्टोरी छापी है, उसने ये नहीं कहा है, आईएमएफ ने ये कहा है कि पहले हमने प्रिडिक्शन दी कि जून तक रवा मालिक साल में डॉलर 310 340 तक रहेगा, लेकिन अब हमारा ख्याल है कि 300 तक रहेगा। बाकी उन्होंने कहा कि 1% का आप फर्क रख सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क ना रखें जितने भी ये इंटर बैंक और फ्री मार्केट का। तो अब तो इससे भी कम हो गया है। आपने देखा डॉलर का रेट मुसलसल कर रहा है, पिछले कुछ दिन आईएमएफ के आने से पहले बढ़ा था तो लोगों ने ये पेशगोइयां शुरू कर दी कि शायद आईएमएफ का वक्त नहीं आएगा, लेकिन जो ही आईएमएफ का वक्त आया 2 नवंबर को और 15 को अनाउंसमेंट हुई तो डॉलर फिर गिरना शुरू हो गया। और गिरते गिरते उम्मीद है कि ये अगर 280 का लेवल तोड़ते हैं तो फिर 270 है और फिर आगे उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि फंड आने की इंतजार है, 7 दिसंबर को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो है ये मायदा हो जाएगा और ये फंड 71 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा आज जैसे काकड़ साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, मैं समझोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अरबपतियों और अरबों का टैक्स दें और हमारी खुश ख्वाहिश है कि, और कुवैत के साथ अभी जो जा रहे हैं 10 अरब डॉलर का मायदा होने जा रहा है। इस तरह फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई इकनॉमिक की, उसमें भी बहुत बड़े फंड आने वाले हैं। बस दिसंबर और जनवरी जो है पाकिस्तान के नया साल इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ा मुबारक साबित होकर बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है। आईएमएफ क्योंकि ग्रीन सिग्नल होते हैं, हर आदमी मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो है वो ग्रीन सिग्नल का आईएमएफ से मिले तो हम इन्वेस्टमेंट करें। और एक और बात जो कि मैं नाजरीन को आपके तौर से बताना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए बहुत ही खुशहंद है, वो ये पाकिस्तान ने उन 51 ममालिक में शामिल हो गया जिन्होंने सावन वेल्थ फंड बनाया है और 100 अरब डॉलर से बनाया। 16वां मुल्क है पाकिस्तानी जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुकूमत ने की है। तो इसमें बहुत बड़ी फंडिंग आने वाली है इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह सैफ में ये इसराइल और फलस्तीन की जंग होती तभी तक आ भी चुके होते फंड, लेकिन अभी भी सब ने यकीनदानी कराई कि अगले महीने से इंशाल्लाह पाकिस्तान में आना शुरू होंगे। अच्छा मलिक साहब सवाल अपना एक अपनी जगह एक मौजूद है कि जो इकदाम हमारे हुए थे, अस्करी इदारे भी जिसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुए कि हमने लीकेज रोकी अपनी करेंसी की, तो वो अब भी जारी है या वहां से कुछ गिरफ्त हमारी कमजोर हुई है? कोई बिल्कुल जिस दिन देखो इसका पैरामीटर ये होता है कि जब लीकेज शुरू होती है तो फिर ब्लैक मार्केट और फ्री मार्केट में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों 30 रुपए तक चला गया था क्रैकडाउन से पहले, क्योंकि सारा ईरान और फ्रांस से जितने भी माल स्मगलिंग होकर गोल्ड आ रहा था वो सारे का सारा डॉलर के बदले में आ रहा था। अब देखिए कोई फर्क ही नहीं है, डॉलर भी हर जगह मिल रहा है, उसको डॉलर भी नहीं मिल रहा था। तो लीकेज को तो मैं समझता हूँ आर्मी चीफ को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और अरब क्रैकडाउन किया।
200 अरब से ज्यादा जो है रिकवरी की है तकरीबन अंदोजों से, बिजली चोरों से, और तकरीबन $20 मिलियन की फॉरेन एक्सचेंज पकड़ा है जो कि लोग इलीगल ले जा रहे थे और पकड़े गए। तो ये इस तरह फर्टिलाइजर में, गंदम में, आटे में, घी में, हर तरफ क्रैकडाउन हो रहा है। और बैंकों के अंदर भी क्रैकडाउन हो गया क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन कर रहे थे, उनको भी कहा गया। बाकी पाकिस्तान के स्टॉक देखो, जो ही ये क्रैकडाउन शुरू हुआ लोगों को पता चल गया अब डॉलर सोना रखना जुर्म बन गया और उनके वाले जान बन गए, तो इसलिए लोग स्टॉक में भी आ रहे हैं। और इत्तेफाक से मुजफ्फर मोती साहब इस हफ्ते पाकिस्तान में, इस दफा बैंकों ने रिकॉर्ड कमाया, उनके शेयर बहुत बड़े हैं इस तरह फर्टिलाइजर में। तो कई चीजों में उन्होंने डेबिट फंड अच्छा दिया और उसका नतीजा ये निकला है कि डॉलर का स्टॉक भी बहुत बड़ा है और 12,000, यानी कि इससे भी बल्कि अब तो बढ़ गए 59,000, तो 13,000 यूनिट एक महीने में बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है और फॉरेन इन्वेस्ट भी बढ़ेगी और इससे जो है शेयरों की कीमत बढ़ेगी, तो आवाम जो है इसमें दिलचस्पी अगर लेती है, तो जो पहले आपने सवाल किया वक्ती ना हो, और वक्ती तो अगर होगा तो दोबारा आवाम का एतमाद को ठेस पहुंचेगी। तो वैसे परमानेंट बेस पे इसमें स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आज 46,000 है कल 60 का हुआ तो फिर दोबारा 46 का हो जाए, तो उससे लोग फिर इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तान का जो वॉल्यूम इन्वेस्ट का स्टॉक में बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को ये मशवरा दिया कि जितने भी आपको सिक यूनिट है, बीमार संत हैं, उनको स्टॉक के जरिए बिल्कुल। अपना आप रिकवरी करें बजाय बैंकों से लोन लेने के। पूरी दुनिया में यही होता है, स्टॉक के जरिए लोग पैसे लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तब भी होगा कि जब हमारे अवाम को ये यकीन हो जाएगा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सट्टा नहीं होगा और हमारा रातों रात ना अमीर होंगे तो ना ही गरीब होंगे, दरमियान में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जफर साहब ये फरमाइएगा कि दो मामलात थे कि जिसके अंदर पाकिस्तान में हमने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता था और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डेड इन्वेस्टमेंट थी। सुना है कि रियल एस्टेट का पैसा भी जो है वो कुछ स्टॉक की तरफ आया। फिर जिस तरीके से मलिक साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलवाई कि जी करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्ट करके रखते थे कि जब तक लोगों को पता था कि इसका ट्रेंड अपवर्ड होगा, करेंसी नीचे जाना शुरू हुआ, लोगों ने कैश करवाया और जाकर स्टॉक में लगाया। ये दो मफरूजे जो है, ये हकीकत है कि स्टॉक में इन सेक्टर से भी कोई इन्वेस्टमेंट आई है, नई इन्वेस्टमेंट? देखिए, रियल एस्टेट में जो डेड हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसमें लोगों का ट्रेंड इसलिए था कि उधर कोई पूछगछ नहीं थी कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, जबकि हमारे यहाँ 19 साइनें करनी पड़ती है अगर 10 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में। तो उधर जब उन्होंने थोड़ा सा पूछगछ शुरू की तो लोगों को पता चला कि अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, डॉलर में इन्वेस्टमेंट ये मुश्किल पर आ रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। आप देखें कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर सख्तियां बढ़ रही हैं, जबकि आज से जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि नॉन फाइलर्स के ऊपर कुछ इशू हो। बल्कि लास्ट बजट भी देखें तो आप ये देखेंगे कि नॉन फाइलर्स को मराद दी गई है। बिल्कुल। अब 20% जीडीपी का जो है वो हिस्सा वो एग्रीकल्चर इस पर है और जीडीपी के 20% होने के बावजूद उनकी तरफ से आधा % का भी टैक्स नहीं दिया जाता। तो ये अब जब उस तरफ गया है तो लोगों को समझ आ गया है कि अब कोई होली ब्लू आइड बॉय नहीं, कोई होली काऊ नहीं रहेगी। तो वहाँ से ये पैसा अब शिफ्ट होगा उस एरिया में जो वाइट में है, जो चेक के लेने देने में मेरे को अगर मेरे साथ कोई कर रहा है कोई क्लाइंट तो वो देगा वो चेक जो अब इसके बैंक से होगा, टैक्स उसमें दिया होगा, वो फाइलर होगा, तो हम वो लेते हैं। अच्छा जफर साहब, किन सेक्टर्स के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है? तेजी किसमें है? तेजी इस दफा अमेजिंगली अक्रॉस द बोर्ड है। अच्छा। आप देखिए कि फर्टिलाइजर हो गए, सीमेंट हो गया, एनर्जी का सेक्टर हो गया। अब अगर आप एनर्जी का सेक्टर देखें तो अभी भी 3 साढ़े 3 के पी मल्टीपल पर है, क्योंकि उनके गले में वो सर्कुलर डेट की परेशानी है, फंदा है। अगर वो फंदा हटेगा तो ये कम से कम अगर इंडिया में 18 पी मल्टीपल पर है तो यहाँ पर 4, साढ़े 4, 5 तो हो सकता है। बिल्कुल। तो वो जो है जो बबल की बात करते हैं वो उस टाइम 2008 में हम लोग भी 12-13 के पहुंच गए थे, जिसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन 3 से 5 मल्टीपल पर पहुंचना पी के वो बड़ा आसान है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी।
तफसील के साथ कुछ उन चीज़ों के ऊपर रोशनी हम डाल सके कि जो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर स्टॉक में तेज़ी की इम्कान या वजह क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कराची के कुछ लोकल इशूज़ की तरफ चलते हैं कि जो आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तवील अरसे से जब भी हमारी अपने ब्यूरो चीफ के साथ सेटिंग हुई, कहीं बैठना हुआ, कहीं गुफ्तगू हुई, तो एक ही बात वो कहा करते थे कि कराची की बिल्डिंग्स के नक्शे इस तरीके से कुछ पास होते हैं कि जो पार्किंग हो उसकी जगह पर जो है वो बिल्डिंग्स बन जाती हैं, पार्किंग के अंदर जो है वो दुकानें बन जाती हैं और इसके साथ साथ बिल्डिंग्स के अंदर फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। खानदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले कराची में ऐसा भी हुआ कि यहाँ पूरी फैक्ट्रियों को आग लग गई। इससे पहले ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर बिल्डिंग में आग लगने के बाद लोगों ने जंप मार के इमारत से बाहर निकलने की कोशिश में खिड़की के रास्ते जब जंप मारी तो पता लगा कि वो 13वीं मंजिल से जंप मारने के बाद सही सलामत नहीं रहे और अल्लाह को प्यारे हो गए। खाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और उबैद शाह साहब ने कवरेज की इस वाक़े की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे इस पार्ट के तो फिर बात करेंगे कराची में कि पुलिस एहलकारों पे इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम नहीं बल्कि सुना है कि जुर्म साबित हो गया है कि उन्होंने एक ताजिर के घर डकैती मारी है। क्या वाक़या था? अब तक जीनत तो बनता रहा टीवी चैनल्स की, लेकिन तफसीलात शायद इस तरीके से किसी ने बयान ना की हो या सुनने की जहमत ना की हो। खाना साहब, बहुत अरसे से ये हम जब खुशगपियाँ कर रहे होते थे तो ये बात ज़रूर आती थी कि कराची में जहाँ पे पार्किंग बननी थी वहाँ पर जो है वो दुकानें बन गई और फिर ख़ास तौर पर बहुत सारे इलाकों का तस्करा होता रहा, और फिर फायर एग्जिट की बात होती रही, फायर प्लान की बात होती रही, इतने बड़े शहर के अंदर फायर ब्रिगेड्स की बात होती रही, और ये बस बात हम करते थे, थोड़ी देर ज़बान का चस्का लेते थे और ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस चस्के का नतीजा ये निकला, नतीजा खैर हमारी वजह से नहीं निकला, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, लेकिन अब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं वो ये है कि कराची के अंदर दर्जनों लोग एक मरतबा फिर बिल्डिंग के अंदर जो है वो जलकर अपनी जान की बाजी हार गए। तो क्या अब गुफ्तगू हमारी होती थी, ज़रा कुछ नाजरीन तक पहुँचाए ना। भाई देखिए फवाद साहब, बहुत तवील अरसे से कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, और इस गैर कानूनी तामीरात में वो तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से लोगों को इमारत बनाने का और तामीरात का सर्टिफिकेट देते हैं। कराची में सिर्फ 2% इमारतें ऐसी होंगी जहां फायर कंजर्वेंसी प्लान उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक मौजूद होगा। अब वो मौजूद है और वो कितना कारगर है इसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। लेकिन अच्छा, कानून क्या कहता है खानदार साहब, किस तरीके से इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जी फायर जो है वो कंजर्वेंसी का प्लान भी हो, एग्जिट का पूरा जो है वो कानून ये कहता है कि अगर फायर कंजर्वेंसी प्लान नहीं है और फायर एग्जिट का हंगामी इंतज़ाम नहीं है तो उस बिल्डिंग को नाकाबिल रिहाइश करार दिया जाना चाहिए, उस बिल्डिंग को नाकाबिल कारोबार करार दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सुनता कौन है? हमारे यहाँ सुनता जा शर्माता जा वाली कैफियत है। खान साहब, जब बिल्डिंग मुकम्मल होती है, एक तो गैर कानूनी तामीरात है, जाहिर है कि वो तो किसी नक्शे की मोहताज ही नहीं है, वो तो बस किसी ने भी खड़ी कर दी। लेकिन जो कानूनी तामीरात है उसमें भी तो ये मसला है ना कि उसका बिल्डिंग का जो प्लान है वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का कोई लवाजमात जिसका तस्करा हम कर रहे हैं फायर का, ये जो है वो कोई मौजूद ही नहीं होता। बल्कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा, हम चश्मदीद गवाए हैं, हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने स्टेट लाइफ की बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से, मेरा ख्याल है 2011-12 की बात है, नौजवान ने जो है वो जंप मारी क्योंकि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो खान साहब, ये हो कैसे रहा है? भाई देखिए, मैं आपसे इससे भी आगे की बात बताऊं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इमारत में आग लगी और वो इतनी शदीद आग थी कि उस आग में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सिक्योरिटी अफसर मेजर एहतशाम धुएं के बायस दम घुटने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल बैंक पाकिस्तान जैसे कौमी इदारे का, सरकारी इदारे का एक चीफ सिक्योरिटी अफसर जान की बाजी अगर हार जाए, क्योंकि ट्रेनिंग्स का अमल भी नहीं होता कि निकलना कैसे है और किसने निकालना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। हम अपने फायर ब्रिगेड के अमले को सिर्फ फायर ब्रिगेड का अमला तस्वुर करते हैं। कौन तरबियत देता है, क्या तरबियत होनी चाहिए,
क्या वाकई हमारे फायर फाइटर जो है वो तरबियत याफ्ता हैं? क्या हमारे फायर फाइटर्स को ये पता है? आज जो वाक़या हुआ है शहर में आरजे प्लाज़ा में जो एक वाक़या हुआ है जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं और अमवात के इजाफे की तवक्का है, अल्लाह ताला खैर रखे। उसमें क्या हुआ है कि 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लगी, लेकिन लोगों की अक्सरियत जो है वो दम घुटने से धुआं भर गए। मैं खाजा साहब, उबैद शाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कवर किया ये आरजे मॉल के सारे मामले को, ज़रा मैं उनसे कुछ डिटेल्स अगर ले लूँ वो ज़्यादा अच्छा आंखों देखा हाल बता सकेंगे। उबैद साहब, आप मौजूद थे गुज़िश्ता रोज़ जब आग लगी, तो क्या बिल्डिंग के अंदर एग्जिट का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था? जो लोग अल्लाह के पास चले गए, जान की बाजी हार गए, वो कौन लोग थे, किस काम के लिए आए थे? थोड़ा सा अगर आप मंजर कोशी कर सकें जो आपने देखा। जी बिल्कुल, राशिद मिन्हाज रोड पर वाक़ आरजे प्लाज़ा एक शॉपिंग प्लाज़ा है और उसकी 4थे और 5वें फ्लोर पर दफातर हैं, कॉल सेंटर्स भी हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपने दफातर भी हैं। दरअसल जो ज़्यादातर अफराद रुके हुए थे वो कॉल सेंटर के मुलाजमीन थे और एक फाइनेंशियल कोई कंपनी है उसके भी कुछ स्टाफ वहाँ पर रुका हुआ था और उसके साथ ही साथ कुछ गैर मुल्की मारूफ जो कॉफ़ी कंपनीज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर रुकते थे, क्योंकि तकरीबन 4-5 बजे तक उनकी ऑफ हो जाती थी या नाइट ड्यूटी पे होते थे, कोई कुक होते थे, क्योंकि सुबह जब दफ्तर का टाइम होता है तो चाय कॉफ़ी और इस तरह के रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करना होता है, तो वो स्टाफ रात गए रुकता था ताकि वो तमाम चीज़ें तैयार कर ले। जो अफराद जहाँ बहक उनमें बड़ी तादाद जो है कम उम्र लड़कों की है, 22-23 साल के, 30 साल तक के मैक्सिमम। 1-2 लाशें हैं जो 40 और 45 साल तक के लोगों की हैं, कि बेचारे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं कि जो कॉफ़ी की शॉप पे काम करते हैं या जो है वो किसी वजह से वहाँ रुके हुए हैं क्योंकि उन्होंने दुकान अपनी चलानी है या कॉफ़ी सेंटर या जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है, वो चलना है। जी बिल्कुल, कॉल सेंटर में काम करने वाले अफराद थे, कॉफ़ी शॉप में वेटर हो गया या कॉफ़ी तैयार करने वाला शख्स हो गया। इब्तदाई तौर पे उबैद साहब आपको नज़र आया वहाँ पे कोई प्लान मौजूद था बिल्डिंग से निकलने का? लोग प्लान के मुताबिक निकल रहे थे और फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स जो था वो भी कोई प्लान था या बस आके पानी मारना शुरू कर दिया? देखिए, इस बिल्डिंग में ये तीसरी दफ़ा आग लगी है और जो वहाँ के लोग मौजूद हैं उन दुकानदार अफराद जो थे उनका ये कहना था कि 3rd फ्लोर पर ये तीसरी दफ़ा आग लगी और 3rd फ्लोर पे आग लगती है, क्योंकि 3rd फ्लोर पर जो एक ऑफिस है वो 24 आवर्स काम करता है। यही वजह है कि वहाँ पर जो उनके कंप्यूटर सिस्टम या दीगर चीज़ें हैं या कॉल सेंटर है वहाँ पर वायरिंग गर्म हो जाती है, AC ज़्यादा चलता है। नहीं उबैद साहब, ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है लोगों का। 24 घंटे काम हो, 48 घंटे काम हो या पूरे 365 दिन काम हो, सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए कि जो काम करवा सके। जाहिर है कि ये सारी बातें बात की हैं, 24 घंटे काम से दुनिया में किसी जगह पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बल्ब है वो 24 घंटे चले या वो 72 घंटे चले या वो सारी ज़िंदगी चलता रहे, उसका काम जब वो रोशनी पहुंचाना है। एक ब्रेक लेते हैं इस अफसोसनाक मामले की तरफ जो है वो काम की तवज्जो दिलवाते हुए कि कमिश्नर साहब ने ऐलान तो किया, देर आए दुरुस्त है कि जो है वो बिल्डिंग्स को सील किया जाएगा। अब देखना यह है कि माफिया जो है बिल्डर्स की और ये बिल्डिंग्स की ये कितना जो है वो असरअंदाज होती है और बगैर फायर एग्जिट के ये बिल्डिंग्स और मजीद कितने अरसे चलती हैं और लोगों की जानें लेती रहती हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कराची पुलिस की डकैती की। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। उबैद शाह साहब ज़रा फरमाइएगा, कराची के अंदर एक वाक़या हुआ, पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले हम सुनते रहे लेकिन अब तो खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं। एक SSP साहब जो है वो भी मुअत्तल हुए और एक साहब जो अंडर ट्रेनिंग थे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का जौहर कैसे दिखाया, जरा तफसील बताया ना। जी बिल्कुल, ये 18 नवंबर को वाक़या पेश आया था औरंगी टाउन सेक्टर 5E में रात 2 बजे के करीब 15 से 20 पुलिस अहलकार कुछ सादा लिबास में थे और कुछ पुलिस वर्दी में थे। वो एक ताजिर, शाकिर नामी ताजिर के घर में दाखिल हुए जो कि सैनिटरी होलसेल का काम करता था। वहाँ पर दाखिल होने के बाद तकरीबन 3-4 भाई हैं ये और 3 मंजिला इनका घर है, सारे भाई एक ही साथ रहते हैं, होलसेल का काम करते हैं। इनकी तमाम फ्लोर्स पर उन्होंने जामा तलाशी ली। एक पेटी थी, एक सूटकेस था जिसकी चाबी जो है वहाँ के पुलिस वालों ने मांगी, जो कि उस ताजिर ने नहीं दी। उनका कहना था कि ये इसकी चाबी इस वक्त मौजूद नहीं है, जिस पर उन्होंने वो पूरा बैग उठाया और वहाँ से चलते बने। जो ताजिर से हमारी बात हुई थी उसका ये कहना था कि जो पुलिस ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की थी उनका ये कहना था कि वह हसास इदारे के एहलकार हैं और उनको ये इतला मिली है कि यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग के नाम पर फंड्स जमा किया जाता है और एक बड़ी रकम टेरर फाइनेंसिंग यहाँ पे मौजूद है जो कि करोड़ों में है। ताहम ये उसके बाद शाकिर को और उसके एक और भाई को पुलिस ने अपने मोबाइल में डाला और उनको बलोच कॉलोनी छोड़ दिया। रात 2 से 4 बजे तक वो लूटमार करते रहे और तकरीबन सुबह 5 बजे उन 2 भाइयों को बलोच कॉलोनी पुल पर उतार दिए गए। ताजिर वापस घर आता है, अपने मुतल्लिका थाना हदूद से रब्ता करता है और उसका कहना होता है कि
पुलिस ने किसी गलत इन्फॉर्मेशन पे उनके घर पे कार्रवाई की है, वो किसी टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है। सर, गलत इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन ये कार्रवाई डाली जो गई वहां पर कि आप उसका कीमती सामान ले गए, ये तो कार्रवाई है ना, ये गलती तो हो जाती है, जाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है, अफसोसनाक जरूर है ये, लेकिन ये नहीं है कि गलती के नतीजे में जो है वो आपको चोरी कर लें। तो चोरी का वाकया जो है वो ये पुलिस एहलकार एक्सेप्ट कर चुके? जी बिल्कुल। इस हवाले से जब उसने थाना पीराबाद में रब्ता किया था और मीडिया में खबर नशर हुई और सीसीटीवी फुटेजेस तक न्यूज़ ने इसकी नशर की थी, जिसके बाद आला हुकाम के पुलिस के आला अफसरान के कानों में जो है वो जूँ रहेंगी और उन्होंने इस ताजिर को थाना डिफेंस में बुलवा के 1,25,00,000 रुपये वापस किए। मुकदमा भी जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत से रब्ता करने पर, अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें 2 करोड़ रुपये उनका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मुद्दई ने कि पुलिस ने उसके घर से 2 करोड़ रुपए लूटे हैं। 70 से 80 तोले सोना, कीमती मोबाइल फ़ोन्स और कीमती घड़ियां भी शामिल हैं। 1,25,000 डिफेंस थाने में बुलवाकर एसएसपी साउथ ने उनके हवाले कर दी थी और कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे और दीगर घर की कुछ चीज़ें थीं। ताहम बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मिली थी, जिसके बाद ये हाइप क्रिएट होती रही और जब हम इसके फॉलोअप में निकले तो डीएसपी साहब को मुअत्तल होना पड़ा, वो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 3 मुखबिरों को भी गिरफ्तार किया गया जो कि उस रेड पर डीएसपी के साथ मौजूद थे। ये तीनों मुखबिर जो हैं वो पुलिस के लिए काम करते थे। पुलिस की जो टीम थी उसमें कुछ मुअत्तल लोग भी हैं, मंशात के इल्ज़ाम में सस्पेंड हैं, कुछ मुअत्तल हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा है। मंशात फरोशी इल्ज़ाम में स्पेशल ब्रांच ने भी और 2021 में एक सिपाही जो है जो कि मुअत्तल है वो तो जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन वो टीम के साथ शामिल था और उसने कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लिया था। वहाँ से सारा माल हो गया। उबैद, ज़रा मैं खानज़ा साहब से माजी के कुछ किस्से सुन लूँ। खानज़ा साहब, ये निजी मलेशिया कब से बनाना शुरू कर दिया पुलिस ने? इन्फॉर्मर जाएँ और वो भी दर्जनों के हिसाब से हो, इन्फॉर्मर भी वो हों कि जो मंशियात और दीगर मामलात के अंदर जो है वो खुद मतलूब हुए हों या जो है वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो चुका हो। भाई फवाद साहब, जो पुलिस का इन्फॉर्मर होता है वो खुद जराइम पेशा होता है तो पुलिस का इन्फॉर्मर होता है। अच्छा, यानी क्या कहते हैं ठीक है ये? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक है, लेकिन पुलिस का इन्फॉर्मर होने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्फॉर्मर पहले जराइम में मुलव्विस हो ताकि अपनी खाल बचाने के लिए वो पुलिस की मुखबरियां लेकिन खाजा साहब, वो उस रेड पर कैसे जा सकता है कि जो उस मुतालिक ना हो? अब सुनिए, अब जब वो पुलिस की मुखबरियां शुरू कर देता है और तो वो फिर छापामार पार्टी का एतमाद हासिल करने के लिए वो ऐसे काम करवाता है जिससे उसे एतमाद और बढ़ते और जिसे ये आपने कहा ना कि ये प्राइवेट लोग, तो बहुत सारे ऐसे बहादुर अफसर होते हैं जो अपनी न तरबियत का ख्याल करते हैं, न ट्रेनिंग मुकम्मल होने का ख्याल करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस गंगा में हाथ जितनी जल्दी हो सके धो लिया जाए। तो वो उन तमाम जो, चाहे वो क्राइम में मुलव्विस हो, चाहे वो मुनशियात का मुलव्विस हो, चाहे वो पुलिस का जो किसी जुर्म में हो, किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, वो तमाम लोग जो हैं यही तो लोग उनका साथ देते हैं। जो कानून पसंद पुलिस वाले हैं या जो कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग हैं वो पुलिस की मदद करते हैं कानूनी दायरे में। वो इस तरह से पुलिस की मदद थोड़ी करते हैं। और ये सिलसिला कोई आज का थोड़ी है, ये सिलसिला एक तवील अरसे से चला आ रहा है और हम समझते हैं कि आइंदा भी चलता रहेगा। लेकिन खाजा साहब, इसका सद्देबाब क्या होगा? रोका कैसे जाएगा? ये चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी, किसी शहरी की जानो माल महफूज ना हो, पुलिस जहाँ रेड करे वहाँ लोग अपना कीमती सामान बचाएं? भाई हम तो ये समझते हैं कि इस वाक़े ने कराची पुलिस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा। कराची पुलिस के सरबराह और उनके हम ख्याल कुछ अफसरान हैं जो इस सारी कार्रवाई को जस्टिफाई तस्वुर करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और कुछ कानून पसंद पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो इस सारी कार्रवाई को कहते हैं कि अगर इसे ज़ाब्ते में लाकर कार्रवाई की जाती, अगर ये खुफिया इत्तलात पर भी कोई कार्रवाई थी तो उसे ज़ाब्ते में लाकर किया जाना चाहिए था। अगर ये इंटेलिजेंस बुनियादों पर कोई कार्रवाई थी तो उसका भी एक ज़ाब्ता मौजूद है। अगर कहीं गलत इत्तला हो गई है या गलत इत्तला पर कोई गलत कार्रवाई हो गई है तो उसकी रेमेडी भी मौजूद है। लेकिन मसला वही है कि ये नफ्सियात का मामला है। ठीक हो गया। ज़रा मैं उबैद शाह साहब, ये आप फरमाइएगा कि जो मुतासिरा फरीक है
क्या उसका भी पुलिस के साथ कोई जाती रंजिश का या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का कोई इस तरह का मामला तो नहीं निकला? नहीं, औरंगी टाउन वाक़े के जो साहब हैं शाकिर, जो सैनिटरी का काम करते हैं, उनके हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि MQM लंदन से उनका ताल्लुक़ है और जो मुखबरी करने वाला शख्स है वो भी MQM लंदन से ही ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और उनका ये कहना था कि वो सैनिटरी के होलसेलर हैं, 2 नलके भी आप लेने के लिए चले जाएँ, नल भी लेने चले जाएँ तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये बन जाते हैं। वो तो होलसेलर का काम करते हैं, दुकानों में 25 से ज़्यादा दुकानों में उनका काम माल सप्लाई होता है। तो उनका ये कहना था कि 2 करोड़ रुपए की रकम जो उनके घर से बरामद हुई वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, ये मार्केट में घूमती रहती है, किसी के उधार होता है, किसी के लेन देन के मामला होते हैं, तो ये पैसा सर्कल का पैसा है। अभी क्या सूरत हाल है, केस पहुंचा कहाँ तक है, पुलिस खुद कितनी तैयार मुस्तैद नजर आती है, खासतौर पर अगर आला अफसरान की बात की जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि खानज़ादा साहब ने कहा कि सिंध पुलिस इस वक्त जो है 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। तो एक चीज़ में तो वो बहरहाल बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि CSS करके जो PSP ज्वाइन करते हैं, PSP अफसरान होते हैं, उनको तो हमेशा ही बचा लिया जाता है। मसलन DIG साउथ और DIG वेस्ट के इल्म में था ये छापामार कार्रवाई, उनसे जवाब तल लेना चाहिए, वो किसी इंक्वायरी की जद में नहीं है। SSP साउथ को हटा दिया गया है, इमरान कुरैशी साहब को, जो कि इस तमाम तर यानी कि उनकी पूरी टीम वहाँ पर गई थी, उनकी पूरी टीम गई थी। DIG वेस्ट ने SSP साउथ के हवाले से कार्रवाई कर ली है, जबकि SSP वेस्ट के भी इल्म में था कि साउथ की एक टीम आ रही है। अगर जैसे कि खान साहब ने कहा कि अगर ये कोई हसास इदारे की या कोई इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भी थी तो उसका भी एक तरीक़ाकार होता है कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन थी, मुखबिर ने सही खबर नहीं दी, मादर ख़वाना रवैया अख्तियार करना चाहिए था, माल असबाब लौटाना चाहिए था। लेकिन जो उनकी भागने का तरीका था और खामोशी और पर्दा और मुकदमा दर्ज ना करना और जो मुद्दई है उसको ये कहना कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तुम्हारे अभी सारे मामला ठीक कर देंगे, ये जो तकरीबन इसमें 24-48 घंटे का जो वक्त लगा, इस चीज़ ने काफ़ी सिंध पुलिस का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है कि जो PSP अफसरान हैं उनकी वो हमेशा बच जाते हैं और जो सिंध पुलिस सर्विसेज के हों या रैंकर के अफराद हों वो हमेशा पकड़ाई में आ जाते हैं। अगर आप कराची पुलिस की बात करें, कराची पुलिस के जितने भी आप मारूफ गिने नाम ले लेंगे वो सारे रैंकर हैं। PSP हजरात क्या करप्शन नहीं करते? क्या वो किसी चीज़ में ये एक दूसरी बहस हो जाएगी कि PSP अफसरान ज़्यादा करप्शन करते हैं या रैंकर जो है उनके मुंह को खून लगा हुआ है। बहरहाल एक ऐसी बहस हो जाएगी कि जो हमसे मुतालिक नहीं है। ज़ाहिर है कि पुलिस अफसरान की आपस में कुछ जो है वो इख्तलाफात भी हैं और कुछ खाजा साहब इसको बड़ी अगर आसानी से हम एलोब्रेट करें, आखिरी एक चंद सेकंड फवाद साहब मैं ये बताऊं कि जो इस वक्त IG सिंध है वो इस बात पर सख्त नाला और परेशान है कि कोई ज़ेर तरबियत पुलिस वाला अपने इलाके में जराइम की सरकोबी करने के बजाय, जराइम का कलाकमा करने के बजाय जुर्म का मुर्तकिब हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और IG सिंध ने इस वाक़े को यानी यूं कहिए कि दिल पे ले लिया है और ये उन्हें दिल पर ही लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। खाजा साहब मौजूद थे मेरे साथ, उबैद शाह साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि शहर कायद कोई ऐसा अमन भी देख सके कि जहाँ पर जुर्म वो फ़र्द कम अज़ कम ना करे कि जो उसका रखवाला है, जिसकी ज़िम्मेदारी जुर्म ख़त्म करना। याद दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।